वेलकम टू AWA फैमिली। बेटा, जैसे आपका एक फैमिली है वैसी ही एक AWA फैमिली है में आप लोगों को हम हमेशा कभी डांटेंगे भी, बहुत ताकत से पढ़ाएंगे भी, आपके साथ डांस भी करेंगे, गाने भी गाएंगे, मस्ती भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करेंगे कि आपका फ्यूचर ब्राइट बने। यही हर AWA का टीचर करता है और आपको पता है यहाँ पढ़ाने वाला हर कोई आपके साथ मॅच होने की कोशिश करता है। कोणीही इथे मथारा शिकवत नाही, सगळे जवान तुम्हाला शिकवतात, सडसडतं रक्त तुम्हाला शिकवतं बाबांनो। कम ऑन। तो पिछले क्लास में हमने बेटा 11 का सिलेबस देखा था और कुछ स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि सर आपने 11 के मैथ्स 1 का डायरेक्ट चौथा लेसन पढ़ा रहे हम लोगों को। बेटा एक बात याद रखना, 11 12 की दुनिया 8 9 10 की दुनिया से पूरी अलग है, क्योंकि 8 9 10 में आपको सिक्वेंशियली पढ़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहला लेसन, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा। लेकिन जब आप साइंस स्टूडेंट एज अ पढ़ना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं बेटा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का हमेशा पहला लेसन पहले ही पढ़ाएंगे। ये डिपेंड करता है कि उस टीचर को कौन सा लेसन पहले पढ़ाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये सब लोग दिमाग से निकाल दो कि 11 12 के साइंस में हर टीचर सीक्वेंस से ही पढ़ाएगा, जरूरी नहीं है। वो एट रैंडम जो जो लेसन्स उसको लगते हैं इम्पोर्टेंट है वही आपको हमेशा पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप यूनिट के नंबर के ऊपर मत जाना, डायरेक्ट यही याद रखना जो भी हमको लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको हमको कंसंट्रेशन से पूरा कंप्लीट होने तक समझना है। लेसन तो हर एक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, बस उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आपके सिलेबस के अनुसार नहीं होगा। जैसे मैथ्स का मैं डायरेक्टली आपको आज फोर्थ लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, बट ये पढ़ाते समय फर्स्ट लेसन है। अब इसके नाम में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस छुपा है। पुराने सिलेबस में ये दोनों लेसन अलग होते थे बेटा, डिटर्मिनेंट अलग होता था और मैट्रिसेस अलग होता था। इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमको 25 लेक्चर लगेंगे, 25 क्लास लागतील बाबांनो याला। तर आपण डिटर्मिनेंटला पहले व्यवस्थित समझून घेऊया। जिसको डिटर्मिनेंट समझ में आएगा उसको ही मैट्रिसेस समझ में आता है। और मैट्रिसेस आपको बेटा 11th में भी है और 12th में भी है। और मैट्रिसेस 11 12 में ही नहीं तो CET, JEE, नाटा, NDA, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी है। हाँ, डिटर्मिनेंट एक ऐसा लेसन है जिसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन 12th में नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज आपको 12th के सब्जेक्ट में करना पड़ता है। और बिलीव मी, डिटर्मिनेंट का यूज आपको फिजिक्स में भी करना पड़ता है। आगे बढ़ने से एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिसेस हो या ट्रिग्नोमेट्री हो या वेक्टर हो, ऐसे बहुत सारे लेसन बेटा मैथमेटिक्स के हैं जो आप लोगों को 11 12 के फिजिक्स में यूज करने पड़ते हैं। तो एक बात याद रखना, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा ना बेटा, वही स्टूडेंट का फिजिक्स भी स्ट्रांग होता है। और जब साइंस में मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होता है तो अपने आप ही फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने का आपका दिल करेगा। तो ये कनेक्शन है। तो समझने की कोशिश करो, 11 12 साइंस में हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है। बिलीव मी, अब आप में से जितने भी स्टूडेंट ये क्लास को अटेंड कर रहे, न जाने आप में से कितने लोगों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है। बट जो भी था वो एक पास्ट है। 8 9 10 एक आपका भूतकाळ आहे, भूतकाळ आहे ना बाबांनो। हा, तो त्याला साईडला ठेवा। म्हणून सर मी 10वीत लयच बॅड होतो, मला तर काहीच नव्हतं येत, मला तर ट्रिग्नोमेट्रीचा एकही फॉर्म्युला नाही आठवत,
आणि त्यात आमचं 10वी खड्ड्यात गेलं. तर बाबांनो हे विचार करू नका, तुम्हाला इथे शिकवणारा प्रत्येक टीचर 8वी पास आहेत फक्त एवढंच डोक्यात ठेवून शिकवणार. 9th and 10th तुम्हाला येतच नाही असं समजून शिकवल्या जाते. म्हणजेच तुम्हाला खूप स्लो आणि खूप बेसिक पासून शिकवल्या जाते. जरी आपण 11चा सिलेबस सुरू करणार आहोत, पण ते शिकवत असताना ज्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला समजवल्या जातात त्या खूप महत्वाच्या आहेत. ठीक है, चला तो अपन आज का क्लास शुरू करूया. बेटा इस लेसन में हम देखो क्या पढ़ेंगे. तो इसमें से देखो 4 जो टॉपिक है ना वो डिटर्मिनेंट के हैं. लेट स्टडी में पढ़ोगे आप तो यू विल कम टू नो. पहला टॉपिक देखो, डेफिनेशन एंड एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. दूसरा है माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट. तीसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और चौथा आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो ये पहले जो 4 टॉपिक है ना बेटा, ये डिटर्मिनेंट के हैं, और ये जो 3 टॉपिक है ये मैट्रिसेस के. कम ऑन. तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो देखो, मैथ्स में कभी आपको डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं, बट अगर सपोज आपको ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने तो कभी कभी थ्योरी पार्ट उसमें डाल के आपको फिल इन द ब्लैंक या 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा पूछते, इसलिए आपको पता होना चाहिए. तो देखो डायरेक्टली हम यहाँ अगर देखते हो आप, तो ये बेटा डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट को जनरली आप डी से या फिर डेल्टा से डिनोट करते हो. कमॉन. और ये जो डिटर्मिनेंट आपके आंखों के सामने है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. रो बोले तो बेटा हॉरिजॉन्टल, और कॉलम बोले तो वर्टिकल. तो आप इसमें देखो 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को 2/2 का डिटर्मिनेंट बोला जाता है. कितने बाय कितने का? 2/2 का, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्ही मस्तकावर लिहून ठेवा स्वतःच्या किंवा रजिस्टर मध्ये लिहून ठेवा. डिटर्मिनेंट तभी आप निकाल सकते हो जब उस डिटर्मिनेंट में जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए. जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, उसी का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पे ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो जब आप 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो ये इसको इसके साथ, तो a इंटू डी आएगा, बीच में माइनस b इंटू सी आ जाएगा. ऐसे होता है. अब इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, वो हम समझेंगे. जस्ट बी विथ मी, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. देखो बेटा पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग. आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. अब जरा सोचिए, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला है पता है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का और बाद में ये इधर से करने का. तो 7 इंटू 3, बीच में माइनस, और -4 इंटू 9. तो गड़बड़ मत करना है यहाँ पे. तो ये 7 इंटू 3 बेटा, बीच में माइनस, देन -4 इंटू 9. तो 7 इंटू 3 21, ये बीच में का माइनस और ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आने वाला माइनस, ये मिलाकर हो जाएगा प्लस. तो ओवरऑल यहाँ आपको मिलेगा 21 प्लस 9 4 जा 36. एडिशन करोगे तो 57 आ जाएगा. तो इतना इजी क्वेश्चन है ये. चलो दूसरा देखो. अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर तुम्ही कावरले बिवरले काय बावा, आम्हाला तुम्ही डिटर्मिनंट शिकवणार होते आणि मधातच तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री दिला घुसून. बाबा एक लक्षात ठेवा, ट्रिग्नोमेट्री हा एक असा कोरोना व्हायरस आहे की तो कुठे पण पसरेल आणि न सांगता पसरेल, तो सांगून येणार नाही. सो ये बात हमेशा याद रखना. ट्रिग्नोमेट्री एक अदृश्य
शक्ति है जो कभी भी आ सकती है और कहाँ पे भी आ सकती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हर लेसन में कहाँ ना कहाँ आएगा, तो डरना मत, मैं हूं जो उसको इजी करके दूंगा। जैसे इसका भी अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो बीच में का माइनस और उसका माइनस, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा बेटा प्लस। सो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इट बिकम्स वन। कहने से ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल आयडेंटिटी है। आठवते का तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीच्या फंडामेंटल आयडेंटिटी? यस सर. अच्छा, कोणी सांगेल का मग? अजून जसं कॉस सर स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर साठी असते तशी दुसरी अजून कोणती फंडामेंटल आयडेंटिटी असते बेटा? 1 plus tan square theta is equal to cosec square theta. कॉसेक स्क्वेअर नहीं बेटा, सेक स्क्वेअर। सर सेक स्क्वेअर थीटा. हाँ, सेक स्क्वेअर थीटा माइनस tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अजून कोणती बेटा? सर साइन 1 स्क्वेअर plus थीटा cot प्लस square कॉस theta स्क्वेअर is थीटा equal to इक्वल cosec टू square theta. कोसेक स्क्वेअर थीटा माइनस कॉट स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1। ह्या बेटा फंडामेंटल आयडेंटिटीज आहे। आता तुम्हाला माहिती आहे या प्रत्येक आयडेंटिटीवरून तुम्ही दोन फॉर्म्युले बनवू शकता, जैसे सेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा, या फिर tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा माइनस 1। सिमिलरली नीचे का जो है आइडेंटिटी, उसके भी भरोसे आप दो और फॉर्मूले बना सकते हो। कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, या फिर कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1। और मुझे लगता है ये जो दो क्वेश्चंस पढ़ा है, तो क्या ऐसे ही बेटा कुछ प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिए जाए तो आप डेफिनेटली कर सकोगे? तो एक तीसरा होमवर्क है आपको, यानी पहला होमवर्क बोलो, उसमें -10, 20, 5, 10 ये सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा हर होमवर्क को रजिस्टर पे क्लास होने के बाद सॉल्व करने का और उसके फोटोज रिस्पेक्टिव टीचर को सेंड करने का। मैथ्स का होमवर्क सॉल्व करोगे तो आप मुझे सेंड करोगे, फिजिक्स का होमवर्क सॉल्व करोगे तो आप फिजिक्स के टीचर को, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के टीचर को, और बायोलॉजी का बायोलॉजी के टीचर को। हमेशा रोज क्लास कंप्लीट होने के बाद होमवर्क सॉल्व किया करो और वो सेंड किया करो। एक रिस्पेक्ट होती है उस सब्जेक्ट की। ये एक बेटा आपको होमवर्क, अरे करोगे ना? यस सर. हो सर. तो डरना मत कि ट्रिग्नोमेट्री आए तो कैसे करें, बहुत इजी है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ये 3rd नंबर। सब लोग फुल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना? आप वो रोटेट करके फुल स्क्रीन के ऊपर आराम से आप ईयर माइक जो भी रहता है वो लेकर, ईयरफोन लेकर आप और अच्छे से बेटर फील कर सकोगे। कम ऑन, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोचो बेटा तीसरे में क्या बोला है। वापस 2/2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। कैसे सॉल्व करोगे पता है? 4i माइनस 2i 7, तो ये 4 इंटू 7 हो जाएगा, बीच में आएगा ये माइनस, फिर -2i इंटू आई हो जाएगा। अब बराबर देखो बेटा, 4 इंटू 7 28। अब यहाँ बराबर देखना, ये माइनस और ये माइनस मिलाकर बेटा बीच में प्लस आ जाएगा, और i इंटू आई, आई स्क्वेयर हो जाएगा, i इंटू आई
आई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखो बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख कर दिया है। अब आप ये पहली बार देख रहे हो इसलिए इसको बार बार देख लो। अब रहा सवाल कि सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कहाँ बरो, तो बेटा 11 के मैथ्स 2 में पहला लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम 11 के मैथ्स 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये लेसन जब पढ़ेंगे ना, तब आपको देखना उस पूरे लेसन में सिर्फ आई के ही टर्म के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तब आपको पता चलेगा कि आई का जन्म हुआ कैसे, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आया कैसे। बस फिलहाल इस लेवल पे आप इतना याद रखो कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। वैसे इसको आई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आई का वैल्यू √(-1) होता है बेटा, और इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। आज से हमेशा याद रखना लाइफ टाइम कि जब भी मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें स्मॉल आई आता है तो उसको इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है, या फिर इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा, घरचा ओटा नाही, स्वयंपाकाचा ओटा नाही होत आई, हा आयोटा होय, याचं नाव होय हे। बस तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवायचं। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो बेटा आई स्क्वायर है, कहने से उसकी जगह हम -1 लिखेंगे, तो ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। इसलिए 28 -2 and it will be 26 असं होणार। क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो बेटा, ये 4th नंबर का क्वेश्चन। अब देखो कुछ लोग इसको लॉग करके पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको लोग बोल देते हैं। वाह रे वाह। आवताई हे लोग नाही होय, हे लॉग होय, याला लॉग म्हणायचं। आणि लॉगॅरिदम हा एक मॅथमॅटिक्सचा खूप महत्वाचा आणि फिजिक्स केमिस्ट्रीसाठी पण खूप महत्वाचा टॉपिक आहे। बघाल तुम्ही येणाऱ्या दिवसांमध्ये मॅथमॅटिक्स मध्ये पण लॉगॅरिदम बघणार, केमिस्ट्री मध्ये पण आणि फिजिक्स मध्ये पण लॉगॅरिदमचा खूप जास्त फायदा होतो। बरं राहिला प्रश्न की सध्या याला सॉल्व कसं करायचं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू लॉग 2 टू द बेस 4, याला बघा कसं वाचायचं, लॉग 2 टू द बेस 4 माइनस, फिर इधर से करेंगे 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 4। चलो सर यहाँ तक के ठीक है, आगे बता दो। अब बेटा इसको आगे देखो कैसे किया, ये जो 4 सामने था ना इसको ऊपर भेज दिया, चेक करो। सिमिलरली ये जो 2 सामने था ना लॉग के, तो उसको ऊपर भेज दिया। यहां तक के तो आप जरूर समझ सकते हो, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया या ऐसा कब करते हैं। तो बेटा एक लॉगरिदम का प्रॉपर्टी याद रखना कि लॉग के सामने कोई भी आएगा तो ऊपर जाएगा। आई रिपीट, लॉग के सामने कोई भी आएगा तो ऊपर जाएगा। देख लो ये प्रॉपर्टी याद रखना। लॉगरिदम के बेटा अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें से ये पहला प्रॉपर्टी याद रखना। रोज हम पढ़ते जाएंगे तो आप एक नया नया कंसेप्ट समझते जाओगे। तो देखो लॉग बी लॉग ए टू द बेस एम था, तो वो बी देखो ऊपर ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो 4 था 4 भी ऊपर चला गया और 2 भी ऊपर चला गया। तो आप ही बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकोगे इसको। ये जो 2⁴ हो रहा है, ये 2⁴ है, चेक करो, ये 2 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ देखो क्या लिखा है, बोलो सब लोग। कहने से 2⁴ 16 होता है ताई, 2⁴ 16 होता है, क्योंकि 2⁴ बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये यहाँ तक के आ जाएंगे,
येस और नो? सर हे ठीक आहे, पण मग याला पुढे असं का बरं लिहिलंय? तर बाबांनो, याला बघा कसं लिहायचं पुढच्या स्टेप मध्ये. इज इक्वल टू लॉग, ये जो 16 है, इस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो. 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो. और अभी आपको मैंने बताया था कि लॉग के सामने कोई भी टर्म आता है तो उसको आप ऊपर भेज सकते हो. तो बेटा उसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना, कि लॉग के साथ कोई टर्म के ऊपर अगर पावर है तो उसको आप आगे भी ले सकते हो. जैसे देखो ना, ये बी था सामने, बी ऊपर चला गया, तो इज इक्वल टू बीच में, इज इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप राइट हैंड साइड लिख सकते हो, या फिर राइट हैंड साइड के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो. तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको सामने ले लिया, देख लो ये 2 सामने आ गया. सर इतना सब कुछ क्यों किया? तो आप बेटा एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ देखो लॉग के साथ जो टर्म है वही बेस में है, इधर भी देखो लॉग के साथ जो टर्म है वही टर्म बेस में है. तो लॉगरिथम का और एक प्रॉपर्टी याद रखना कि लॉग सेम टर्म और बेस में भी सेम टर्म होता है तब उसका आंसर 1 होता है. लॉग सेम टर्म टू द बेस सेम टर्म, इसका आंसर होता है बेटा 1. इसलिए देखो इसके भी जगह 1, इसके भी जगह 1. सो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1. तो आपने यहाँ पे ही बेटा लॉगरिथम के 2 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. कौन से? एक कि लॉग के सामने का टर्म आप ऊपर भी भेज सकते हो, और लॉग के साथ जो टर्म है और उसके ऊपर अगर कोई टर्म है तो उस ऊपर के टर्म को आप सामने भी ला सकते हैं. और दूसरा था कि लॉग के साथ जो टर्म हो वही अगर बेस में है तो उसका आंसर 1 होता है. तो ये बेटा आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 4 एग्जाम्पल सॉल्व थे, वो चारों मैंने आपको पढ़ाए. अभी हम एक्सरसाइज में जाएंगे डायरेक्ट, और उस एक्सरसाइज में अगर कुछ इस 2x2 के अगर क्वेश्चंस है तो उसको हम सॉल्व करेंगे. कम ऑन, चला बघूया बेटा. बघा एक्सरसाइज 4.1. आणि हो, अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 11 का मैथ्स पढ़ते समय या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय हमारा टारगेट यही है कि 11 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स है, उसी को ही हम कंप्लीट करेंगे. सारे प्रॉब्लम्स या सारे लेसन्स कंप्लीट नहीं किए जाते बेटा, जिसका यूज हमको जेई, नीट, सीईटी या 12 के एग्जाम के लिए होता है, वही हम पढ़ेंगे. कम ऑन, चलो इसमें से ये 2 एग्जाम्पल पढ़ना चाहेंगे फटाफट. मुझे लगता है पहला तो आप खुद भी कर सकोगे, पहला आप कर सकोगे बेटा. Yes, Yes, sir. sir. ये तो Yes, बहुत sir. इजी है, सीधा सीधा. Yes, sir. चलो दूसरा भले ही हम ट्राई करेंगे, वैसे दूसरा भी आप पढ़ सकते हो बट फिर भी चलो दूसरे को सॉल्व करो. मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा बेटा? 2i, 2i के Multiplied साथ, by minus है. हाँ मल्टीप्लाइड बाय माइनस है, और ये डिटर्मिनेंट है इसलिए डी से डिनोट करेंगे. तो इसको इसके साथ माइनस 4 इंटू 3, 4 3 नाही म्हणायचं, 4 इंटू 3 म्हणायचं, नाही तर 4 इंटू 3 4 3. अब ये 4 खाया, 4 इंटू 3 4 3 नहीं होत तर 4 इंटू 3 12 होते. कमॉन, अब देखो बेटा 2i इंटू माइनस है, कहने से बेटा 2i इंटू माइनस आई, इट विल बी माइनस 2i स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2i स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा. हाँ या ना? Yes, sir. चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आई स्क्वायर का वैल्यू बताया था, किसी को याद आता है वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? One. -1. -1. हाँ 1 नाही रे दादा, -1 म्हणायचं. आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू असते -1. इकडे लिहायचं -12. करा पुढे सॉल्व. -2 इंटू -1 +2 होणार, और बीच में -12 है.
So can I see it looks like 2 minus 12? तो आंसर क्या आएगा? -10. -10. ओके, शाबाश। चलो, कोई डाउट यहाँ पे? पहला भी बता सकोगे? पहले में किसको किसके साथ मल्टीप्लाई? 2 के साथ -15 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। सर 2 के साथ, हाँ सर आपने वो आई स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर होगा ना? मैडम, आई स्क्वायर का ही वैल्यू -1 है। आई का वैल्यू -1 नहीं है, आई स्क्वायर का ही स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू। -1। ठीक है सर। हाँ, वही तो अभी तो पिछले प्रॉब्लम में पढ़ा है। ठीक है, नो डाउट, यू कैन आस्क मी डाउट, बट आई का वैल्यू √(-1) होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू ही -1 होता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। 2 इंटू -15, बीच में माइनस, और 7 इंटू -4। किसी को बताना है आप में से? बोलो, 2 इंटू माइनस -30. -30। ओके, यहाँ बोलो 28. Plus 28. प्लस Plus 20 ना? 20. हाँ, Yes. Yes sir. इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? -2. -2. बस, देखो -2. ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना, ये तब तक गलत नहीं होंगे जब तक आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। और सुनाए, आप बहुत स्ट्रांग हो सिली मिस्टेक करने के लिए, तो बेटा ये सिली मिस्टेक को कम किया करो, तो आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट आते जाएंगे। होप सो कि आज आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, आई के प्रॉब्लम, ये सारी चीजें पढ़े हो। ये थोड़ी अलग थी जो आप 10th में पढ़े हो। 10th में आपने नॉर्मल डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम देखे थे बेटा, लेकिन आज आपने 3-4 चीजें अलग अलग देखी है। ट्रिग्नोमेट्री के भी टर्म्स उसमें आए, आई के भी टर्म्स आए, और लॉगरिदम के टर्म्स आए। ऐसी चीजें हम एडवांस आगे पढ़ते जाएंगे।